नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और मैं ज्योति। यूपी के उन्नाव में महज 18 साल के युवक मुस्लिम युवक के साथ बड़ी बेरहमी से सिर्फ सब्जी बेचने पर और लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप में यूपी पुलिस द्वारा बर्बर पिटाई की जाती है, जिसके बाद से उसकी मौत हो जाती है। इसी मुद्दे ने इतना तूल पकड़ लिया है कि रात को हैशटैग ट्विटर चलाया जा रहा था कि फैजल को इंसाफ दो। आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ मौजूद हैं एमान रिजवी, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और हर मुद्दे पर अपनी बात मुखर होकर रखती हैं। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। शुक्रिया। जिस तरीके से फैजल की यूपी पुलिस द्वारा बर्बर पिटाई की जाती है और उसके बाद उससे पहले कहा जाता है कि उसकी हार्ट अटैक से मौत हुई है, लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें कहा जाता है कि उसके शरीर पर 14 चोटें की निशान है। तो थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए। ना जिस तरह देखो ज्योति के, अगर आप देखो पहले थोड़ा 4-5 दिन पीछे जाओ, अगर आपको पता हो कि मेवात में भी एक बहुत भयंकर मॉब लिंचिंग है। हाँ, बहुत भयंकर मॉब लिंचिंग हुई। वो 45 गुंडों द्वारा करी गई, उसमें भी उसका कोई कसूर नहीं था। एक प्री प्लान 45 गुंडे आते हैं, उसको मारकर चले जाते हैं। अब वहां का मामला इतना हाईलाइट हो रहा था, ये तो सरकार का फेलियर है कि जब ये देखते हैं कोई मुद्दा हाईलाइट हो रहा है तो ये दूसरा सीन क्रिएट कर देते ताकि वहां से लोगों का दिमाग हट जाए। तो वहां से दिमाग हटाने के लिए एक और मॉब लिंचिंग हो गई, और ये सुनने में आ रहा है कि अब तक इस तरह की 4 मॉब लिंचिंग हो चुकी है, जो 2 लाइमलाइट में आ गई है, एक मेवात की और एक उन्नाव की। अभी जो उन्नाव वाले के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि 16-17 साल का लड़का था, या 18 साल का भी नहीं था। और जैसे ये कह रहे हैं कि जी भाई लॉकडाउन का उल्लंघन था, तो लॉकडाउन में क्या बंदा खाना खाना छोड़ देगा? सब्जी फरोश आदमी था वो, ये तो नहीं था कि कोई बहुत मल्टीनेशनल कंपनी चला रहा था, कोई ऐसी दुकान या ऐसा शोरूम खोलकर बैठा था जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। सब्जी तो बंदा खाएगा। और सुनने में यहाँ तक आ रहा है कि जहाँ पर ये फैजल नाम का बच्चा दुकान लगाए हुए था, वहां पर और भी बहुत सारी दुकानें थी, ठेले थे जो दूसरे नॉन मुस्लिम समाज के थे। लेकिन पुलिस आती है, इसका नाम पूछती है, नाम के आधार पे जब पता चलता है कि ये मुसलमान है और ये हमारा अगला शिकार है, तो पुलिस वाले बर्बरता से पहले तो उसको सड़क पर बहुत बेदर्दी से मारते हैं, और उसकी चोट के निशान, जो अंदरूनी चोट है, उसके सर में आई है। आपने पुलिस के बूट देखे होंगे, बहुत ज्यादा भारी होते हैं, यानी उसके सर में बूट जो अपने वो है किक मारी गई ताकि उसके जख्म हो जाए। अब जब उसकी हालत बिगड़ जाती है तो पुलिस वाले आनन फानन उसको वहां से उठाकर ले जाते हैं। उठाकर ले जाने के बाद लॉकअप में भी उसको मारते हैं। मारने के बाद फिर वो अस्पताल लेके भागते हैं। जब अस्पताल में देखते हैं कि वो मरने वाला है, डॉक्टर थोड़ी देर देखते हैं, घर वालों से कह देते बेहोश हुआ। वो बेहोश नहीं, वो मर चुका था। डॉक्टर पहले ही कह देते ये बचेगा नहीं, आखिरी सांस चल रही होगी। उसके बाद पुलिस वाले उसको छोड़कर भाग जाते हैं, और फिर ये अपना नया फर्रा निकाल के लेकर आते हैं कि जी हार्ट अटैक से मर गया, जी वैसे मर गया। क्यों मर गया हार्ट अटैक से? कभी आपने सुना है कि 16-17 साल के किसी गरीब को हार्ट अटैक हुआ है? सब्जी वालों को हार्ट अटैक होते हैं क्या उसको हार्ट अटैक होना? तो ये तो पुलिस की बर्बरता की कहानी है। और उन्नाव तो आप देखो हमेशा से बहुत ज्यादा बदनाम रहा है, चाहे वो रेप में बदनाम हो, चाहे वो किसी चीज में बदनाम हो। चिन्मयानंद वहीं का, सेंगर वहीं का, इस तरह के केस जो है, आप उन्नाव कांड देखो, एक वहां पर एक हॉस्टल निकल कर आया था लड़कियों का, जहां पर हुआ था उन्नाव में एक मस्जिद में ऊपर लड़की बच्ची का रेप करने की कोशिश करी गई थी। तो मतलब ये तमाम के तमाम जो है, तमाम जितने भी ये स्कैंडल होते हैं ज्यादातर यूपी के ठोक तंत्र में होते हैं, क्योंकि इनको पता है, सब तमाम गुंडों को पता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री समझते हैं अपना आपको, यूपी के जो है प्रधानमंत्री समझते हैं वो अपना आपको, तो वो उनको प्रोटेक्ट कर लेते हैं। वहां की पुलिस पूरी गुंडई पे उतर कर आ गई, बिल्कुल अपना आपको ऐसा बनाकर रख दिया कि जैसे कोई यहाँ पर संविधान नहीं, भारत में कुछ चलता ही नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला चल रहा है। अब ये मामला इतना तूल पकड़ रहा है तो शायद उनको सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन ये कोई सॉल्यूशन नहीं। अगर सरकार ऐसा नियम कानून बना दे कि इस तरह की अगर कोई मॉब लिंचिंग होती है, जो एक कानूनन अपराध भी है, कि जहां पर भी मॉब लिंचिंग होती है वहां का जो एसएचओ है उसको हटाया जाए, वहां के लोगों को कटहरे में खड़ा जाए, सरपंच को बुलाया जाए, उन लोगों से जवाबदेही हो, तो आप यकीन करिए कि भारत में मॉब लिंचिंग नहीं होगी। लेकिन सरकार चाहती ही नहीं कि इस तरह के कानून लाए, क्योंकि ये छोटी छोटी से ऐसे प्री प्लान काम कराए जाते ताकि समाज में दहशत पैदा करी जाए। और मुसलमान क्योंकि इस वक्त बहुत ज्यादा हिंदुओं के करीब आ रहे हैं, उनके दिलों में जा रहे हैं, और ये बीजेपी सरकार नहीं चाहती कि जो गायें, गोबर, तीर, त्रिशूल, तलवार, मंदिर, मस्जिद
मस्जिद पर पॉलिटिक्स कर रही है कि मुसलमान समाज कभी हिंदू समाज के बराबर में आके भी खड़ा हो। आप देखिए पैंडेमिक है और तमाम आप मुसलमानों को देखिए, हर तरह आपको ऐसी वीडियो मिल जाएंगी जहां मुसलमान सिलेंडर लेके भागे चले जा रहे हैं, जहां मुसलमान चिताओं को उठाए चले जा रहे हैं, जहां मुसलमान मुख अग्नि देते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब हर जगह आपको मुसलमान समाज इस वक्त भारत के नॉन मुस्लिम समाज के साथ खड़ा हुआ नजर आता है और यही चीज सरकार को बर्दाश्त नहीं हो रही। लेकिन मैम मेरा ये भी सवाल है कि जैसा आपने कहा कि फैजल के नाम पर उसकी पूछताछ हुई और उसके बाद बर्बर तरीके से पिटाई हुई, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का भी यही आरोप है कि अगर फैजल की जगह अगर विवेक तिवारी होता तो क्या होता। नहीं तो विवेक तिवारी होता ही क्यों, जो क्या होता का सवाल भी खड़ा होता। वो तो पुलिस वालों ने बाकायदा ठेले जो थे वो क्यू में लगे हुए थे, लाइन में लगे हुए थे, सबके नाम पूछे और सबको छोड़ दिया। जब फैजल ने कहा कि मेरा नाम फैजल इस्लाम है तो उसको पकड़ के खींचा और उसको वही डंडों से, लातों से, घूसों से पब्लिक के सामने मारना शुरू कर दिया। नाजुक सा लड़का, आप देखो कितना पतला सा लड़का, और 4-5 मुस्टंडे ये वर्दी वाले गुंडे थे। ये इंसान नहीं, ये पुलिस वाले नहीं, ये इस वक्त बिल्कुल गुंडे बन चुके हैं जिनको सरकार ने लाइसेंस दे दिया, जाओ किसी को भी जाकर मॉब लिंचिंग कर दो, किसी को भी जाकर मारियो। आप देखो ना, मास्क के नाम पर इन्होंने अनलिमिटेड लोगों को पिछले साल लॉकडाउन में मारा था और वही हरकतें इनकी पुलिस वालों की अब है कि कोई अगर मास्क नहीं लगा रहा तो ये बर्बरता से उसको मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं। लेकिन मुजरिमों को पकड़ने में ये हमेशा नाकाम रहते हैं। जी मैम बिल्कुल, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये भी है कि जिस तरीके से उनके घर वालों ने भी आरोप लगाया कि पुलिस कस्टडी में फैजल की मौत हुई और उसके बावजूद यूपी सरकार में, जब से यूपी सरकार है तब से ऐसे कई मामले आए हैं मुस्लिमों के जहां पे कहीं उनकी मॉब लिंचिंग की गई है या नाम पर उनको पीटा गया है। तो इस तरह के मामले क्या सही हैं? इस तरह के मामले सही नहीं है। इस तरह तो मतलब लोगों का सरकार पे से यकीन जा रहा है। बिल्कुल आप सरकार पे यकीन नहीं रख रहे। आप सरकार मतलब जो सरकार हमें मतलब गाइड करती है, हमारे डेवलपमेंट के लिए काम करती है, हमारी जॉब्स के लिए, हमारे मुल्क के लिए काम करती है, तो ये सरकारें कर क्या रही हैं कि आज देखिए ये 6 साल में सरकार के दरमियान और पब्लिक के दरमियान हैवी गैप आ गया। भारत के लोग सरकार को पसंद नहीं करते। पूरी दुनिया में बीजेपी की एक बदनामी हो रही है। एक तो बदनामी हो रही, ऊपर से ये अंदर खाना इस तरह की हरकतें करे, किसी की मॉब लिंचिंग कर देते हैं, किसी भी दलित समाज की लड़की को उठाकर उसका बलात्कार कर देते हैं, किसी औरत को मारना, बच्चों को मारना। मतलब ये समाज में इतनी तेजी से बीजेपी के राज में अजीब किस्म की हरकतें हो रही, तो ये चीज सही नहीं है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि इन तरह की हरकतों से हमारा जो भारत है, हमारा जो समाज है, पूरी दुनिया में बदनाम होता है और भारत की पब्लिक में भी एक सरकार के खिलाफ जो है ना एक नफरत उत्पन्न होती है। तो फिर वहीं से लोग एक तरह के एग्रेसिव बन जाते हैं, कोई फिर गलत राह पे चला जाता है, फिर इस तरह के लोग फिर जवाब देते हैं। क्योंकि अगर आपका अपना बेटा या आपका भाई, आपका अपना शौहर, आपका अपना बाप ऐसे ही बेवजह मारा जाता है तो एक इंतकाम आपके दिल में भी आ जाता है। और जब आप किसी भी वर्दी को या खाकी वर्दी को देखते हैं तो आपके दिमाग में यही आता है कि यही वो कातिल है जिसने मेरे अपने को कत्ल करा। तो फिर यहीं से शुरू होता है वो सारा गेम, जिसको बाद में कहते हैं भाई ये देशद्रोही था, आतंकवादी था। कोई भी आतंकवादी ऐसे नहीं बनता जब तक उस पर जुल्म ना करा गया हो सरकार द्वारा। तो ऐसे लोगों को फिर सरकार बढ़ावा देती है। सरकार की वजह से ही ऐसे लोग जो है फिर वो गलत रास्ते पर आ जाते हैं। साथ ही जिस तरीके से ट्विटर पर हैशटैग चलाया जा रहा है कि फैजल को इंसाफ, तो लोगों का कहना है कि 56% जो पुलिस वाले हैं वो मुस्लिमों से नफरत करते हैं। हालांकि हमने इससे पहले भी कई केस देखे हैं कि जैसे कि अखलाक का मामला हो, तबरेज का हो, चाहे वो आसिफ का हो, और अभी हाल ही में जबलपुर में, मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी बजरंग दल द्वारा मुस्लिम युवक की पिटाई की गई थी, जो कि काफी ज्यादा वायरल भी हुआ था सोशल मीडिया पर। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 56% जो पुलिस वाले हैं वो मुस्लिमों से नफरत करते हैं, आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है? ये इस बात में इतनी सच्चाई है कि ये जो बीजेपी ने जो काम करा है ग्राउंड पर जाकर, तो इनके पीछे आरएसएस है। तो इन्होंने जितनी भर्तियां करी हैं वो तमाम के तमाम आरएसएस को इन्होंने भर्ती में करा है। चाहे वो पुलिस में हो, चाहे छोटी छोटी कमेटी हो, चाहे इन्होंने मतलब होम गार्ड हो, जितने भी इन्होंने तमाम के तमाम आरएसएस को भर्ती करा है। और इनको तो गुट्टी ये पिलाई जाती है कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है और मुसलमानों को यहाँ से भगाना है, हमें सरदारों को यहाँ से भगाना है, दलितों की बेटी हमारे लिए माले गनीमत है, किसी को भी जाके बलात्कार कर लो, कोई इन
पे एक्शन नहीं होगा। तो जब आप इस समाज में इस तरह की गुट्टियाँ पिलाएँगे और मुसलमान को लगातार आप कहेंगे कि नहीं ये हमारा दुश्मन है, इसको पाकिस्तान भेज दो, इनको अरब देश भेज दो, तो ज़ाहिर-सी बात है जिस तरह के लोग आप भर्ती करेंगे उसी तरह की वो नफ़रतें फैलाएँगे। तो इन लोगों को जो भर्ती करा गया, जो आरएसएस की घुसपैठ पुलिस के अंदर हुई है, उसी की वजह से आप देखिए कि 6 साल से पुलिस का जो रवैया है वो बहुत बर्बर तरीके से हमारे सामने निकल कर आ रहा है। अगर आप ये देखिए सन 2014 से पहले कोई मॉब लिंचिंग नहीं होती थी, होती ही नहीं थी। तो मॉब लिंचिंग के मामले में जब से आई मॉब लिंचिंग होती है, तो मॉब लिंचिंग होती है, गलत काम हो रहा है। बावजूद ये सरकार जो है वो मॉब लिंचिंग को बढ़ावा देती है, उसको सपोर्ट करती है, उल्टे हैशटैग ही चला देते हैं कि हाँ, हम उसके साथ हैं, उसके साथ सही है। जैसे आपको मैं बता दूं कि मेवात में उस लड़के के साथ मॉब लिंचिंग हुई, जो बाकायदा लड़के और जो ये तमाम आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, ये बाकायदा लिख रहे हैं कि हाँ, मुल्लाओं के साथ ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल सही हुआ, हम तुम्हारे साथ हैं और मुस्लिम युवाओं की मॉब लिंचिंग करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो इस तरह का जो एक मैसेज ये दे रहे हैं और कुछ लोगों को व्हाट्सएप एजेंडे पे लगा दिया, कुछ लोग मोदी मैनेजमेंट पे लगे हुए हैं कि जो इन तरह के कामों को बढ़ावा देते हैं। तो ज्योति जब इस तरह के काम होते हैं, फिर तो नफरतें नॉर्मल बात है। और इस वक्त मुस्लिम समाज ही नहीं, आप दलित समाज के साथ देखो, उनके साथ भी मॉब लिंचिंग होती है, वहां भी ये होता है। तो ये एक बंटवारे की राजनीति है कि आपको आपस में इतना लड़वा दिया जाए कि आप सवाल ही ना करें सरकार क्या कर रही है, आप सवाल ही ना करें कि आपको खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा, आप आपस में अपनी ही लगी में लग जाए कि हमारा भाई मार दिया, हमारा बेटा मार दिया, हमारा शौहर मार दिया, हमारा पड़ोसी मार दिया। जी, बिल्कुल मैम आपने सही कहा, लेकिन जहाँ पर सोशल मीडिया पर ये भी कहा जा रहा है कि उनके जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। हालांकि 2 पुलिस वालों पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, साथ ही एक होमगार्ड पर भी एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। लेकिन देखना ये है कि क्या उनकी गिरफ्तारी होती है, क्योंकि अभी फिलहाल गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे दर्शकों से जानकारी साझा करने के लिए। शुक्रिया। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी।